तो प्री वर्कआउट जो आता है मार्केट में, मैंने सुना उसकी आदत पड़ जाती है। हाँ सर, वो एक ड्रग है। जैसे कोई बच्चा 15 या 16 साल में शुरू करता है तो क्या फिजिकल ग्रोथ पे कुछ असर कुछ पड़ता है नहीं, उसके या कुछ कुछ नहीं? नहीं, बेटर ही होगी। एक वीक में कितनी बार वर्कआउट एनफ रहता है कि कोई 4 दिन करे या 3 दिन करे? मतलब आइडियल वर्कआउट डेज क्या है? देखिए सर, इसमें ना 3 स्टेजेस हैं। अब कोई भी बंदा जो फर्स्ट टाइम जिम जा रहा है या कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो आप बिगनर हैं। इट मीन्स आपको सबसे पहली चीज़ उस समय आपकी फॉर्म और टेक्निक्स 2 से 3 महीने उसके ऊपर देने चाहिए। और यही सबसे बड़ा यहाँ पर इशू है, स्पेशली इंडिया में। डाइट का फिटनेस में क्या रोल है? सारा डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेंथ का जो वर्ड है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ आएगी ही डाइट से। आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे, अब हम लोगों के टाइम तो फिर भी बहुत फिजिकल एक्टिविटी सारी चीज़ें होती थी, बाहर जाना, खेलना कूदना। अब बच्चों की लाइफ बड़ी कॉम्पैक्ट हो चुकी है। हाँ, बस फ़ोन में आ गई है या प्ले स्टेशन में। अब गिल्ली डंडा जैसे गेम भी प्ले स्टेशन में खेले जाना है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोइंग द नोन विद सी नितिन उपाध्याय। दोस्तों, आजकल की बिजी और फास्ट लाइफ में हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिटनेस की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। फिटनेस को हम इतना इग्नोर करते हैं कि धीरे धीरे हमारे साथ बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, कई लोग अपनी फिटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन लैक ऑफ नॉलेज और गाइडेंस की वजह से या तो शुरू नहीं कर पाते हैं और शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से करते हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर विक्रम सिंह। विक्रम एक फिटनेस कोच हैं और पिछले 15 सालों से फिटनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं मिस्टर विक्रम से। हेलो विक्रम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं नितिन जी? बहुत बहुत बढ़िया। तो सर, आप अपनी 15 साल की जर्नी के बारे में कुछ बताइए और थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं बिल्कुल अपने बारे में भी बताता हूँ, अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में भी बताता हूँ। आपका ख्याल कैसे आया इधर की तरफ, फिटनेस की तरफ के ऊपर थोड़ा सा वो डालने के लिए, लाइट के लिए? बस मैं भी अप एंड डाउन करता रहता हूँ, ऑन एंड ऑफ मेरी फिटनेस चलती रहती है। तो कभी छोड़ देता हूँ, कभी 2 महीने के लिए ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हूँ बाकी लोग भी ऐसे ही हैं। तो मैं एक आम इंसान की तरह जो जिम शुरू करना चाहता है या थोड़ा थोड़ा कर रहा है, उसकी तरह क्वेश्चन आपसे तो करूँगा। इन शॉर्ट आपके साथ भी कुछ इश्यूज हुए जब आपने शुरू करा? हाँ बिल्कुल, मैं वेट से थोड़ा परेशान था, मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था। थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जैसे स्लीप एपनिया मेरे को शुरू हो गया था। वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा किया आपने ये। कभी ना कभी सभी लोग मोटे होते ही हैं, एज इट इज़ मेरा भी सीन था ऐसे ही कुछ। 100+ kg वेट था। तो 2005 और 6 की बात है। तब तो इतनी चीज़ें होती ही नहीं थी बिल्कुल, और बिल्कुल प्रॉपर देसी टाइप्स के जिम जो होते हैं उसी टाइप का सेटअप सर हुआ करता था। और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दोनों ही नहीं थी चीज़ें बिल्कुल भी। तो बस अपने मोटापे से ही हर कोई होता है, वही बुली करते हैं आपको। तो किसी ना किसी चीज़ से आप किसी पिंच हो गए, वो आप शुरू करते हो। अब शुरू तो मैंने किया था केवल अपने आप को ठीक करने के लिए ही। वो करते करते मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर क्रिएट एज अ करियर होना शुरू हो गया, एज अ करियर। अब करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो एज अ करियर मैंने देखा इसमें ग्रोथ क्या है, क्या कितनी है कितनी नहीं है। उस टाइम पर फिर भी थोड़ा सा लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि क्या काम कर रहे हैं ये सब इस तरीके से। बट धीरे धीरे मैंने थोड़ा इसकी स्टडीज़ के बारे में जानना शुरू किया। तो मैंने बेसिकली सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट है आपके सर्टिफिकेशंस, कि आपकी पढ़ाई। जैसे आप मार्केटिंग के लिए MBA, सेल्स के लिए आप हम लोग करते हैं, एज इट इज़ पूरी इसकी स्टडी है। तो ईसा से मैंने सर्टिफिकेशन किया, जो कि कैलिफोर्नियन बेस है, वर्ल्ड के टॉप पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन में आता है। और यूपी वेस्ट से फर्स्ट मैं सर्टिफाइड ट्रेनर वहाँ से था। ओके। उसके बाद से मैं अपना गोल्ड जिम अपना करियर शुरू किया करना। देन बस धीरे 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 अपने आप को एजुकेट करके और लोगों को हेल्प करते चल रहा हूँ धीरे धीरे, और थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर लोगों को करूँ। तो सर, अगर फिटनेस को 2 या 4 लाइन में डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे? फिटनेस को डिफाइन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक छोटे से 2 लाइन्स में या 2 वर्ड्स में बताऊँ तो ये एक लाइफस्टाइल है। जैसे हम लोगों ने रोज़ पानी पीना है, खाना खाना है, काम भी करना है,
एज इट इज़ अपने लाइफ में इसको ऐड ऑन करके रखना है। ये कोई 1 महीना का काम नहीं है, 2 महीने का काम नहीं है। एज इट इज़ आप इसे ऐसे समझ लें कि जैसे आप काम करते हो पैसा आता, काम छोड़ देते हो पैसा गाना बंद हो जाता है। एज इट इज़ बॉडी के साथ हम लोग ब्लेम करते हैं क्योंकि जिम के बाद में या एक्सरसाइजेज के छोड़ देते हैं तो फिर मोट हो जाता है। आप उसे नहीं छोड़ते, आप उस जोन से ही बाहर हो जाते हो। तो बेसिकली इसको अपना एक लाइफस्टाइल बनाए रखें और हेल्दी लिविंग अपना इसके थ्रू आप अपना जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ एक ये लाइफस्टाइल है, आपने करना है या नहीं करना, 2 ही चीज़ें हैं। तीसरा कोई इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं कि कब कर लिया, ज़्यादा कर लिया, छोड़ा कर लिया, वो कुछ नहीं हो सकता उसमें से। सर इसमें एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए कोई एज होती है कि इस एज से पहले शुरू किया तो गलत है, इस एज के बाद शुरू किया तो गलत है, या मतलब किस तरीके से इसको देख सकता है? नहीं, इसके अंदर ना सर बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशंस हैं। और होता क्या है ना कि अब सब लोग उठाते हैं, गूगल से पढ़ते हैं या यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से किसी रील से देख लेते हैं, तो ऑथेंटिसिटी की बड़ी एक इशू है इसके अंदर। तो ऐसा कोई एज का तो बैरियर नहीं है पहली चीज़, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो आपके न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स पे ही डिपेंड करती है। वो उसमें ऐसा नहीं है कि हम भी सुनते थे बचपन में कि लटक जाओ हाइट बढ़ जाती है, ये हो जाती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ग्रोथ के ऊपर उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बस इतना है कि आप अगर बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को लेकर कॉन्शियस हैं भी तो आप बॉडी वेट ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, करा सकते हैं बच्चों को। तो वो 10 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल का हो, 18 साल का हो, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आगे उसकी बॉडी में चेंजेस जो आएंगे उसके लिए एज का एक मैटर करता है, अदरवाइज बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आप कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा 15 या 16 साल में शुरू करता है तो क्या फिजिकल ग्रोथ पे कुछ असर कुछ पड़ता है नहीं, उसके या कुछ नहीं, बेटर ही होगी, अच्छा। बेटर ही होगी 100%। कभी भी मतलब ही नहीं उठता। आप समझे ना कि सब चीज़ें जैसा हम अपने अंदर फ्यूल डालते हैं उसी तरीके की बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो न्यूट्रिशन आपकी अच्छी होगी, ट्रेनिंग आप करोगे, वो ट्रेनिंग कोई भी हो सकती है, वो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि वो जिम से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से हो, कुछ भी हो सकता है। अब वॉक करना भी एक फिटनेस का पार्ट है। तो फिटनेस के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें जिम ही जाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, वो तो एक बहाना है ना करने वालों के लिए कि हमें जिम ही जाना है या हम जिम जानी है बारे। बहुत होता है ऐसा नहीं जा पाते, वो भी लोग हैं ऐसे। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चॉइस है। होता क्या है कि जब तक कोई इश्यूज़ ना आने लग जाएं तब तक हम इसे टालते हैं। जब डॉक्टर पर्चे पे लिख देता है तो हम लोग शुरू करते हैं, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो सर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि स्लीप का फिटनेस के ऊपर क्या असर पड़ता है? स्लीप कितनी ज़रूरी है? स्लीपिंग साइकिल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी रिकवरी के ऊपर, क्योंकि आप कितना भी वहाँ पे अपना आप वर्कआउट कर लो, लोगों को लगता है कि ज़्यादा करने से जल्दी हो जाता है, कुछ शायद ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो रिकवरी है वो आपकी स्लीप के ही टाइम होती है, जो आपकी एक्चुअल बॉडी ग्रो करती है। ठीक, अब वो ज़्यादातर लोगों के ख़राब है आज की डेट में। ठीक, 2 बजे सोना, 3 बजे सोना, 7 बजे उठ जाना, या एटलीस्ट ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि 4 बजे सो रहे हैं और सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। अब उससे होता क्या, हमारी ह्यूमन बॉडी का भी ना एक पूरा साइकिल है। अब जैसे आप सुबह अर्ली राइजर हैं मान लो, तो आपकी बॉडी उठते ही वर्किंग के उससे शुरू हो जाते हैं अंदर सारे सिस्टम। अब जो चीज़ें आगे डिले होती चली जाती हैं फिर तो वो रिकवरी रेशो भी, बॉडी का रेट भी कम होता चला जाता है। और उसके रीज़न ये होते हैं कि आप उल्टा बॉडी से कुछ बेनिफिट की जगह लॉस करने लग जाते हैं, आप मसल लॉस करने लग जाते हो। सर प्री और पोस्ट वर्कआउट रूटीन कैसा होना चाहिए? सबसे पहली तो चीज़ के कम से कम 2 घंटे का गैप आपकी ट्रेनिंग और आपके डाइट के बीच में हो। ठीक, सेकेंडरी चीज़, पोस्ट वर्कआउट एक बहुत बड़ा मिथ है कि इमिडिएटली प्रोटीन पीना है या खाना है। वो साइकिल है पूरी बॉडी की, एक इतने देर बॉडी एनाबॉलिक उसमें रहती है कि वो ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा प्रोटीन नहीं पिया तो आप बॉडी से कुछ नुकसान होना शुरू हो जाएगा या कुछ नहीं, वो एक मिथ है। तो पोस्ट वर्कआउट आप 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर भी अपना कोई भी प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। और उससे पहले आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको कैफ़ीन थोड़ा एनर्जी बूस्ट करता है, देन मेटाबॉलिज्म आपका हाई करता है। तो यही 2 तरीके की चीज़ें हैं इसके अंदर। तो प्री वर्कआउट जो आता है मार्केट में, मैंने सुना उसकी आदत पड़ जाती है। हाँ सर, वो एक ड्रग है अच्छा। पूरे तरीके से, क्योंकि एडिक्शन हो जाती है उसकी। आपको होता कुछ नहीं है उससे, मैं आपको फैक्ट बताऊँ, 5-10 डेज़ के बाद आपको वो नॉर्मल हो जाएगा, आपको बॉडी यूज टू हो जाएगी उस चीज़ की। अभी कोई भी नया केमिकल बॉडी के अंदर जाता है तो रिएक्ट तो करता ही है। अब उससे क्या होता है कि आप उसकी डोजेस बढ़ानी शुरू कर देते हैं। अब डोजेस बढ़ानी शुरू करते हैं तो ये जितने आप केसेस देखते हैं हार्ट फेलियर हो रहे हैं, ये एक छोटा सा एक उसमें से एक इसका बड़ा रोल है उसके अंदर
क्योंकि हार्ट फेल होना केवल हम जिम तो ज़मानों से चल रहे हैं, पर पहले तो नहीं होते थे ना, अभी होने लगे हैं, क्योंकि लोग अब्यूज़ कर रहे हैं बॉडी को, सब कुछ अब्यूज़ कर रहे हैं, बस जल्दी से जल्दी सब चाहते हैं, और उसी के नतीजे हैं ये कि ये सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। प्री वर्कआउट आप कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट, अगर आप लीन हैं बिल्कुल तो आप पोटैटो ले सकते हैं, या भी जैसे मौसम ठंड का है तो आप स्वीट पोटैटो, शकरकंदी आती है कहीं भी मिलती है, वो ले सकते हैं 1-1.5 घंटा पहले। ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं, तो बहुत ऑप्शन हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके सर, अगर हम वर्कआउट की बात करें तो आप एक वीक में कितनी बार वर्कआउट एनफ रहता है कि कोई 4 दिन करे या 3 दिन करे, मतलब आइडियल वर्कआउट डेज क्या है? देखिए सर, इसमें ना 3 स्टेजेस हैं। अब कोई भी बंदा जो फर्स्ट टाइम जिम जा रहा है या कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो आप बिगनर हैं, इट मीन्स आपको सबसे पहली चीज़ उस समय आपकी फॉर्म और टेक्निक्स 2 से 3 महीने उसके ऊपर देने चाहिए। क्योंकि जब तक किसी भी काम को फॉर एग्जांपल करने के लिए आपको उसकी टेक्निक्स नहीं पता है या फॉर्म्स नहीं पता है, तो ऑब्वियस बात है वो नुकसान ही करने वाली है, आपको कुछ नहीं देने वाला। तो आपकी फॉर्म और टेक्निक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे लोग बिल्कुल निगलेक्ट करके रखते हैं। ठीक, सिर्फ वेट के ऊपर ध्यान रखते हैं, बस वेट लिफ्ट करना है। स्ट्रेंथ एक ओवरनाइट नहीं आ सकती, वो सालों साल का प्रोसेस है, धीरे 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 अपना शुरू होता है। तो वीक में इसका, अगर आप बिगनर हैं तो आप 2 से 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड ऑन योर बॉडी, क्या आप पर्पस क्या है आपका किसी भी चीज़ उसको करने का। अगर आपको वेट गेन करना है तो ऑब्वियस बात है कि आपको रिकवरी ज़्यादा चाहिए, आपको मील ज़्यादा चाहिए। ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि जिम जा रहे हैं अब या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बस कितना भी कुछ भी मैक्सिमम करें जो करना है, और जो दूसरा पोर्शन है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते जो खाने का है। तो इसका कोई बिल्कुल फिक्स पैरामीटर्स नहीं है, ये डिपेंड सबसे पहली चीज़ कि आपके रूटीन के ऊपर, आपका वर्किंग रूटीन क्या है। क्योंकि वो सब ना बहाने मिलते हैं हम लोगों को फिर कि भाई 4 दिन काम इतने बजे से इतने बजे तक होता है, 1 घंटा कहीं भी सब खराब करते हैं, मैं मानता हूँ। तो 30-40 मिनट अगर आप अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते तो वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हफ्ते में आप 4 दिन भी अगर आप करोगे रूटीन से तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर, आप 4 दिन में सब चीज़ें अपनी कवर अप कर सकते हैं। इवन वही चैलेंज है, अब किसी के पास 3 ही दिन हो करने के, तो इस मीन्स कि वो ज़िंदगी भर अनफिट ही रहेगा। तो वही चैलेंजेस हैं बस, और वो सब हो सकता है। तो सर, जो लोग जिम नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है, मतलब वो क्या ट्रेनिंग घर पे करें या वो वॉक करें या वो रनिंग करें? सर, सबसे पहले अपनी न्यूट्रिशन ठीक करें। ठीक, सबसे ज़्यादा इशू ही उधर के पार्ट पे है कि हम लोग उधर ध्यान ना दे के बस अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ लगाते रहते हैं हर चीज़ के अंदर या कुछ भी। तो आप वॉक भी अगर कर रहे हैं, उसके भी टाइमिंग का बहुत बड़ा गेम है। आप अगर सुबह अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बॉडी अलग तरीके से आपको रिजल्ट थ्रो कर रही है, रात को कर रहे हैं तो अलग थ्रो कर रही है। तो उसके टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो आप किस पर्पज से कर रहे हैं। अब सपोज़ मुझे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी करनी है भाई, मेरे को अपना हार्ट, सिंपल सी बात है कि मेरे को सही रखना, तो मैं थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग करूँगा, थोड़ा तेज़, जिससे थोड़ा हार्ट रेट मेरा बढ़ता रहे। तो वो चीज़ मैं उसमें करूँगा। अगर कुछ भी अवेलेबिलिटी मेरे पास नहीं है, अब मेरे को नॉर्मल अपनी केवल एक फिटनेस के लिए कि हाँ मेरे मसल्स और जॉइंट्स थोड़ा चलते रहें, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं। घर में आप ला के अपना रेसिस्टेंस बैंड आते हैं, उनसे कहीं पे भी ट्रेनिंग कर सकते हो। तो हर तरीके का ऑप्शन है, ये अपनी चॉइस है पहले कि आप किस पर्पस से चाह रहे हो उस चीज़ के लिए। सर, कार्डियो का फिटनेस में कितना रोल है? कार्डियो को लेके सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को। कार्डियो इज़ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मेरी हार्ट की हेल्थ है। अब उसको लोग कनेक्ट करके रखते हैं वेट लॉस से बहुत ज़्यादा, और वेट लॉस से क्या कनेक्ट करके रखते हैं, मुंह पे ताला लगा लेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे और उससे कहीं ज़्यादा कार्डियो करेंगे, क्योंकि वहाँ उसमें ट्रेडमिल में या साइकिल में मीटर में कैलोरी करके लिखी होती हैं, उनके ऊपर अपना दिमाग रहता है कि बस ये ज़्यादा से ज़्यादा बर्न हो। सिंपल बताऊँ तो कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलकर ही बॉडी से रिजल्ट थ्रू होते हैं। अब आप कार्डियो करते रहें, आपकी बॉडी से, और न्यूट्रिशन है नहीं बॉडी में, तो आपकी बॉडी से मसल लॉस होनी शुरू हो जाती हैं। देन मसल लॉस होती हैं तो उनका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है जॉइंट्स के ऊपर, स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा, क्योंकि उनमें कैल्शियम की प्रोडक्शन बंद हो जाती है 30th के बाद। तो आप कार्डियो को हफ्ते में 2 से 3 दिन रखें, पोस्ट वर्कआउट ज़्यादा आपको बेनिफिशियल है। 3 दिन रखें, और ऐसा नहीं कि 2 घंटे 1.5 घंटे, आपका 20 मिनट का कार्डियो हो बट वो इंटेंस हो। फॉर एग्जांपल इंक्लाइन वॉक कर रहे हैं आप या स्प्रिंट्स कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप देखोगे कि जो स्प्रिंटर होते हैं वो मस्कुलर होते हैं और जो रनर होते हैं वो बिल्कुल थिन होते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि स्प्रिंटर्स को
एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए होती है बॉडी में इमीडिएट लगाने के लिए, और रनर को वो लंबा भागता है तो उसको एंड्योरेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सर अगर कोई फिटनेस ट्रेनिंग शुरू करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करता है, आपके हिसाब से लगभग कितना टाइम उसे लगता है अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने के लिए? सर चेंजेस तो पहले दिन से शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, अच्छा। बट विजिबल चेंजेस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम्म, वो किसी की बॉडी 1 महीने में भी कर देती है थ्रो, हम्म, किसी की 2 महीने में भी कर देती है थ्रो, हम्म, 3 महीने। ये एक्चुअल में सबसे बड़ी दिक्कत ही, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन ही बहुत बड़ी दिक्कत है। लोगों में पेशेंस नहीं है, ये पेशेंस का काम है बहुत ज़्यादा। आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, गुस्सा भी आएगा, सारी चीज़ें होंगी, छोड़ने का भी मन करेगा। और वही वही एक ऐसी जगह है वो पॉइंट जहाँ से आपका फिटनेस आगे की डिसाइड हो जाएगी कि आप नमस्ते कर देंगे या आगे चलेंगे। तो 15 साल से, अब लोग मुझसे भी पूछते हैं, 15 साल से वही मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस लगा रहा हूँ और वही फ्लैट बेंच प्रेस लगा रहा हूँ। तो बोरियत तो होना एक अलग चैप्टर है, आप उसको चेंज कर सकते हो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब भी शुरू कर रहे हैं तो उसको ये सोच के तो कभी भी ना करें कि बस आज गए हैं, क्योंकि ओवरनाइट, मैं ऐसा सुनता हूँ लोगों से कि भैया 1 महीने में कैसे हो जाएगा। कुछ नहीं होगा 1 महीने में, कुछ भी नहीं होगा। आपके सिर्फ मसल अडप्ट ही करना शुरू करेंगी उन मूवमेंट्स को। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके खाने से। आप कुछ भी कर लें, मतलब 100% रूल है सब चीज़ों का, आपके ट्रेनिंग का भी और आपके खाने का भी। कोई 80-20 का जो भी रेशो बोलते हैं लोग, कुछ 80-20 नहीं, कुछ 70-30 नहीं, सब कुछ 100% चाहिए अगर 100% रिजल्ट की आप डिमांड रखते हैं। इवन मैं आपको बताऊं तो केवल और केवल एक जिम है कि ऐसी जगह है, जैसा आउटपुट डालोगे, इनपुट डालोगे सॉरी आप, उतना ही आउटपुट मिलेगा। 10% डालोगे तो 10 ही मिलेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आप शुरू जब भी कर रहे हैं, बस एक पेशेंस रखें, अपनी बॉडी में डिफरेंसेस आने के लिए आते हैं। आपने बैम्बू का पेड़ देखा होगा ना, वो 5 महीनों तक पानी, जब तक आप उसको देता रहते हैं और लास्ट के 5 हफ्तों में ही निकल जाता है। तो जहाँ वो मोड़ आता है वहाँ के लोग छोड़ देते हैं। तो वो बड़ा बड़ा एक इशू है, पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं। और इसी चक्कर में ये एब्यूज़ करते हैं बॉडी को, कुछ भी चीज़ें बाहर से गलत चीज़ों का बहुत सेवन करने लगे हैं, और उसी से ये सारी चीज़ें जो आजकल इशू आ रहे हैं, जिम जाने से बीमार होने लगे हैं लोग, मैंने सुना। तो वो इशू इसीलिए आ रहे हैं। तो ऐसे कोई लोगों के स्टूपिड और फनी क्वेश्चन है जो आप फेस करते हो? सर हैं, बिल्कुल हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, इसमें इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा गेम है और हमारे जिम्स का भी बहुत बड़ा गेम है। तो ये एज अ क्लाइंट, आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जिससे भी जो भी वहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं या किसी भी अच्छे जिम पे जा रहे हैं, तो आपको अपने ट्रेनर की क्वालिफिकेशन पता होनी ज़रूरी है, उसका एक्सपीरियंस पता होने ज़रूरी है, सारी चीज़ें, ताकि आप थोड़ा सा उस चीज़ पर रिलाई कर सको, उस पार्ट से कि हाँ गलत तो नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है ना। और यही सबसे बड़ा यहाँ पर इशू है, स्पेशली इंडिया में। जो आदमी 4 महीने एक्सरसाइज करता है उसे लगता है मुझे सब पता है, और कुछ नहीं, हमें नहीं पता आज तक, रोज़ नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो वो चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो अंडर गाइडेंस है वो कहाँ से आ रही है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो ख़राब करने में भी और बनाने में भी, दोनों चीज़ों में। क्योंकि हर तरीके के लोग हैं इंडस्ट्री में। अब कोई भी लगता है, शुरू कर देते हैं, अब आपको नहीं पता कि मैं क्या है। तो इसीलिए मैं तो जिम्स वालों को भी बोलता हूँ कि सर्टिफिकेशन उनके मस्ट होने चाहिए, नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली लोगों की हेल्थ से खेल रहे हो। जैसे आप डॉक्टर समझ लो, झोला छाप और MBBS का फ़र्क जो है, तो इसी तरीके से होता है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो आपके पहली चीज़ तो आंसरेबल होगा, आपके हर क्वेश्चन का ऑथेंटिक, तो आपको बेवकूफ़ तो नहीं बनाएगा कम से कम। और एक बार का मेरा मानना है कि अगर ऐसा होगा भी तो बेवकूफ़ भी आदमी एक ही बार बन सकता है, ज़्यादा नहीं बन सकता। तो इस चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान दें कि आप कहाँ से जो भी नॉलेज ले रहे हैं या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में बहुत बारीक डिफरेंस है। इन्फॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज नहीं है, ठीक। जैसे प्रोटीन खाने से किडनी ख़राब हो जाती है, बिल्कुल बेकार बात है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो सर अगर एक आम आदमी की तरह मैं पूछूं कि अगर कोई अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहता है, तो उसको अपने ट्रेनर में क्या क्या बातें देखनी चाहिए? मतलब ट्रेनर चुनने से पहले उसको क्या देखना चाहिए उस ट्रेनर के अंदर हो? सर सबसे पहले तो स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप है यहाँ से जिम पहुँचना, सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद मैं पर्सनली मानता हूँ कोई भी बंदा अगर जिम के अंदर आता ही है, सब ऑब्जर्व करते हैं सारी चीज़ें। आप को ऊपर कोई प्रेशर तो होता नहीं कि आप इसके साथ ट्रेन करें या इसके साथ करें। मेरा मानना है आप सबको ट्रायल करो, ठीक है, 1-1 2-2 दिन का कोई इशू नहीं, वो सब जगह अवेलेबिलिटीज़ होती है अच्छे जिम्स में, सब जगह ब्रांड में। तो आप उस चीज़ को करो। उसके बाद अपनी कंपेटिबिलिटी आपको उसके बाद पता चल जाती है थोड़ी, किसके साथ बैठ रही है, क्या है। देन उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो।
तो ऐसे क्या बेसिक क्वालिफिकेशन है जो हम लोग पहचान सकते हैं कि इस ट्रेनर के पास है तो शायद ये ट्रेनर सर्टिफाइड होगा या हमें गुमराह नहीं करेगा या अच्छी ट्रेनिंग देगा? पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आप उससे हम्म, पूछो ना। हम्म, पहचानने के लिए तो ऐसा एक आम आदमी को नहीं पता। अब मैं कुछ बेढंगी सी एक्सरसाइज या कुछ भी अलग सा मूवमेंट करूँगा, उसके लिए तो मैं पता नहीं क्या हूँ। हम्म, लेकिन एजुकेट होना एक अलग चैप्टर है। आप उसको पूछो ना कब कि भाई आप कहाँ से सर्टिफाइड हैं, कितना एक्सपीरियंस आपका क्या है, या कौन रिज़ल्ट आपके पीछे के जो भी हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनके थोड़ा बारे में बताएं या उनके रिजल्ट्स देखें। यही चीज़ें होती हैं, इसके तो अलावा क्या कुछ नहीं। ज़रूरी सर्टिफिकेशन है ट्रेनिंग के लिए? सर इसके अंदर सर्टिफिकेशन आपके नेशनल भी हैं, हम्म, लोकल भी हैं हम्म, और इंटरनेशनल भी हैं। हम्म, ये ग्रेड वाइज हैं। हम्म, तो जैसे सपोज़ मैंने इंटरनेशनली करा हुआ है तो मैं वर्ल्ड वाइड एलिजिबल हूँ कहीं भी काम करने के लिए, ठीक। तो आपको जॉब ऑफर्स आ जाती हैं। अब जो बेसिक कोर्स होता है इसका, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का, ठीक है, CFT जैसे कहते हैं, वो मस्त है। वो किसी से भी, वो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, K11 है, गोल्ड जिम है, इनसे सारी बहुत सारी हैं जो बेसिक कोर्सेज कराती हैं। बेसिक इन द सेंस कि आपको उसको बेसिक्स पता है सारे बॉडी के बारे में, पूरी एनाटॉमी उसने पढ़ी है, तो वो सारी चीज़ें उसको पता है। एडवांस लेवल में तो आके अब आप बहुत सारी चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, बॉडी बिल्डिंग की तरफ भी आप जाने लगते हैं। ये चीज़ है, तो उसकी एजुकेशन मस्त है, वो आप ज़रूर चेक करें। और मेरी ये सबसे ही रिक्वेस्ट है, बिल्कुल करें, क्योंकि आपकी लाइफ हेल्थ का सवाल है। सीधे बहुत बड़े बड़े इश्यूज आते देखे हैं मैंने लोगों के साथ। डिस्क एक बड़ा मेजर, छोटी चल रहा आजकल, लोअर बैक डिस्क, हर दूसरे आदमी को जिम में प्रॉब्लम होती है। रीज़न क्या होता है उसका? यही होता है, आप उसको पुश करा रहे हो ज़बरदस्ती, उसको सही बताने की बजाय कि भाई कोई भी एक चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए कहीं से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा आपको। अब आप डायरेक्ट वो डेड लिफ्ट करके एक एक्सरसाइज उसी को तो पावर हर देना। किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है और उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मेडिकल कंडीशंस ट्रेनर आपका आपसे नहीं पूछ रहा तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा। बहुत क्लियर बोलो, मैं आपको नहीं पूछते हैं, जो कि जनरली वो पूछने के लिए यही चीज़ें तो हैं सीखने वाली वहाँ पर, वो यही चीज़ें बताई जाती हैं सारी। CPR होता है, ठीक है, CPR सर्टिफाइड हैं या नहीं है। इमीडिएटली कुछ अगर इशू आ जाए क्लाइंट के साथ तो कैसे वो वहाँ से हॉस्पिटल तक का सफ़र तय करेगा। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यही चीज़ें हैं जो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। जैसे कि हम कोविड के बाद देखते हैं कि काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग सेशन, तो उस केस में भी उनको कुछ ना कुछ आना चाहिए जिससे वो रिकवरी हो सके तुरंत। लंग कैपेसिटी एक तो बहुत कम हो गई उसके बाद से, और जिसे हम अवेयरनेस का नाम दे रहे हैं ना, ये डर से लोगों ने शुरू करा है कि डर से कि हाँ हमें जाना पड़ेगा, या इस वजह से। उसका भी रीज़न है। अब सपोज टचवुड, अब मुझे नहीं हुआ कोई भी किसी भी उसमें, तो ये चीज़ें लोग देखते हैं तो उनको शायद फील भी होता हो कि हाँ नहीं, इस लाइफस्टाइल में ऐसे रहने से या इस चीज़ों से ज़िंदगी अपना बहुत चीज़ों से। और एक्चुअल में फैक्ट भी है, मैं आपको बताऊं, हम लोग सिर्फ आउटलुक ऊपर से जज कर रहे हैं, कितना बॉडी कैसी क्या है, इंटरनल सिस्टम ठीक नहीं है ना तो सब बेकार है, उसको नहीं देखते लोग। इंटरनल सिस्टम वो इम्पोर्टेंट है। तो सर डाइट का फिटनेस में क्या रोल है? डाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? स्ट्रेंथ का जो वर्ड है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ आएगी ही डाइट से। तो डाइट तो आप ये समझ के चल लें कि एग्जांपल के लिए आप गाड़ी ले लें कोई बहुत बढ़िया शानदार, और फ्यूल डलाएं उसमें बिल्कुल थर्ड क्लास, तो इंजन जाएगा ही जाएगा। और जितना अच्छा फ्यूल होगा उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो एज इट इज़ बॉडी का है, हमारे ऑर्गन्स, सारी चीज़ें आप, अब तो बहुत अवेलेबल हैं चीज़ें, पहले अवेलेबल भी नहीं होती थी। तो आप थोड़ा सा अपने खाने को डिस्कस करें, जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ उसमें हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट प्लान करें। कितना आपको प्रोटीन, कार्ब, फैट चीज़ों का इनटेक रखना है, उसके अकॉर्डिंगली डाइट लें। 100%, और 100% डाइट ही गेम चेंजर है। जो की है ना वही है। आप जिम में जाते हो, आप देखते होंगे, और 100 लोग हैं, 100 में से 2 लोग भी नहीं दिखेंगे आपको जो सही होंगे। 2 की बात कर रहा हूँ मैं। और जो 2 सही दिख रहे होंगे वो उन 98 से अलग ट्रैक पे होंगे, और एक्सरसाइज वो भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। तो ये ही एक डिफरेंस है सर, जो भीड़ से लगाव करता है वो न्यूट्रिशन है। आपको इन शॉर्ट तो सब उन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है जो आपको पसंद है, बस। तो सर आजकल बहुत सारे लोग ओबेसिटी से परेशान हैं और ये ज़्यादातर जो देखने को मिलता है ये टीनेजर्स में मिलता है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या अवेयरनेस इसके लिए होनी चाहिए? सर इसके लिए अवेयरनेस सबसे पहले पेरेंट्स में ज़रूरी है। जब तक उनको नहीं होगी, बच्चों में वो आ ही नहीं सकती।
ऐसे जब हम जो घर में देखते हैं, मम्मी पापा जैसे देखते हैं, वही चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। प्लस आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे, अब हम लोगों के टाइम तो फिर भी बहुत फिजिकल एक्टिविटी सारी चीज़ें होती थी, बाहर जाना, खेलना कूदना। अब बच्चों की लाइफ बड़ी कॉम्पैक्ट हो चुकी है। हाँ, बस फ़ोन में आ गई है या प्ले स्टेशन में। अब गिल्ली डंडा जैसे गेम भी प्ले स्टेशन में खेले जाना है। तो उस चीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इसके अंदर मैंने देखा और समझा है कि माइंड ना बिल्कुल नैरो हो चुका है, बहुत फिक्स हो चुका है, उसके ऊपर नहीं जाना था। तो सबसे पहली पेरेंट्स में, और पेरेंट्स में भी मैं बताऊँ आपको, क्योंकि सबकी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो बचता है कि भाई कैसे कराना, कौन कराएगा, कौन कराएगा, क्या कौन समझाएगा। तो बच्चों से पेरेंट्स को बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इस चीज़ के लिए सेकेंडरी चीज़, जब तक वो खुद से उस चीज़ के अंदर नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, बच्चे कभी भी नहीं सुधर सकते। आप ईटिंग हैबिट्स देख लो। अब आप, मैं देखता हूँ किसी की अगर बच्चों की मम्मी को कुछ देना होता है, उठा के क्या देते हैं, अंकल चिप्स दे देंगे, मैगी बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें अब एक्टिविटी है नहीं, ज़ीरो, तो ओबेसिटी की ओर चलते चले जाते हैं। अब उसके बहुत सारे फैक्टर होते चले जाते हैं, धीरे 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 बढ़ते 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 फैट बढ़ते जाते हैं बॉडी के अंदर, हार्ट इश्यूज़ ये बहुत कम एज में आने शुरू हो चुके हैं आज की डेट में। तो ओबेसिटी के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस, और अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट ये पेरेंट्स के अंदर लानी पड़ेगी। सबसे पहले उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा लोग बचते हैं बात करने से, जितना मैं देखता हूँ कि आप किसी से भी इस बारे में, बड़ा यूजलेस टॉपिक मानते हैं इसको लोग, और मोटे होने को बड़ा हेल्दी मानते हैं कि कैसे इंडियन फैमिली में खाते तो पीते घर का। हाँ, खाते पीते घर का। अब क्या खाते पीता है वो वाली बात चीज़ हो जाती है ना। तो आपको उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें चेंज करनी है बच्चों के लिए। उनके खाने में चीज़ें बस इधर से उधर कर देनी है थोड़ी सी। आप जैसे सीरियल्स है, सीरियल्स मार्केट बिल्कुल यूजलेस है। आप घर का बनाओ ना, दाल से, मूंग की दाल से बन जाता है। आप उसके अंदर अपना ड्राई फ्रूट्स ऐड करो, उसको मिक्स करो, मिल्क के साथ उसको बना के खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेल्दी हेल्दी होना ये अपनी चॉइस है। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में लाइफस्टाइल और ख़राब ही होते जा रहे हैं। सिर्फ बैठ के रह गया बंदा, बैठे बैठे ही सारे काम हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा लाइफस्टाइल ख़राब होगा, उतनी ये चीज़ बढ़ती भी रहेगी, अगर हमने अपने आप को एक्टिवली कहीं इन्वॉल्व नहीं करा। अब एक्टिवली का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिम जाओ, ये जाओ, वो करो, कुछ भी करो। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट तो करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ तो स्टार्ट करना है। एक हेल्दी फीलिंग में आप आते हो अंदर से, आपके जब एंडोर्फिन रिलीज़ होता है तो आपको अच्छी फीलिंग आती है। तो केवल एक वेट, ओबेसिटी के अलावा आप अपनी मेंटल हेल्थ, लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ भी आपकी फिजिकल हेल्थ से कनेक्टेड है। पहले फिजिकल हेल्थ होगी तो मेंटल हेल्थ होगी, मेंटल से फिजिकल नहीं होगी। जब आप कुछ करोगे नहीं, जब तक आपका माइंड इंडिकेट नहीं करेगा उस चीज़ को, इंडिकेट करेगा तो आपकी उधर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है। नो डाउट कि अब सोसाइटी ऐसी है कि सब लोगों को उठना बैठना और सारा मूविंग करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा वो कम होगा। जब आप थोड़े से अलग ट्रैक पे होते हो तो थोड़ा सा लोग कट ऑफ कर जाते हैं आपके। तो उसके अंदर, ओबेसिटी के अंदर कुछ नहीं है। मैक्सिमम कोशिश करें कि बच्चों को सारे जंक फूड, ये जितनी भी आपकी बेवरेजेस आती हैं, शुगर इनके अंदर, कोको कोला, जैसे कोक के अंदर 16 ग्राम शुगर आती है, तो 16 ग्राम शुगर शायद 4 दिन में भी नहीं खाता आदमी, एक हेल्दी आदमी। वहाँ बच्चे लपेट रहे हैं सुबह से रात तक 3 बार 4 बार। तो इन चीज़ों के ऊपर जो लेबल है प्रोडक्ट का, वो थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है उनकी हेल्थ के लिए। ठीक, चिप्स हैं ये बिल्कुल अवॉइड करें, जितना चाइनीज़ फूड है, ये सारे आप देखें ना, जो सारे इश्यूज, जो बीमारियां आ गई हैं, पहले कभी नहीं सुनते होंगे आप, अब आज की डेट में बड़ी कॉमन हो चुकी हैं। स्पेशली गट हेल्थ। गट हेल्थ क्या है? गट हेल्थ यही है, आपके स्टमक खराब है, इंटेस्टाइन्स में इशूज़ आ रहे हैं, तो उसी से सब चीज़ें रिलेटेड है। इंटेस्टाइन में कैसे इशू आ रहे हैं? वो आ रहे हैं हमारे खाने से, ईटिंग हैबिट से। ठीक, तो ये चीज़ प्लस इसमें भी स्लीप का मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा थोड़ा सा, कि सोने और उठने के टाइमिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान दें, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब, तो आपका पूरा दिन डिस्टर्ब, मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ। आप एक्सरसाइज भी अगर मॉर्निंग टाइम करते हैं, फार बेटर होती है। रीज़न क्या है कि वो ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है एक, जो सुबह बिल्कुल एक लड़ने के लिए प्रिपेयर होता है, एग्जाम्पल के लिए। अब आप इसको उठा के अगर रात को करना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है कि आप दोबारा सुबह वाले जोन की तरफ बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होता है? लैक ऑफ स्लीप फिर शुरू हो जाती है। तो अगर काम का इशू है तो एक अलग चैप्टर है, अदरवाइज़ आप वर्कआउट कोशिश करें, कुछ भी ट्रेनिंग कोई भी कर रहे हो सुबह ही करें।
उससे आपको एक तो मेंटल फोकस मिलता है पूरे दिन के लिए, अच्छी फीलिंग रहती है और आप एक डिसिप्लिन लाइफ में जीते हो। और डिसिप्लिन, तो सर जिन जिन लोगों की सुबह 11 बजे होती है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं तो है जैसे वो सोते रात को 2 बजे हैं, 3 बजे हैं और सुबह 11 बजे होती है, तो उनका वो टाइम सुबह का माना जाएगा या दोपहर का माना जाएगा? सर। इसमें ना होती का सुबह सवाल नहीं है, इसमें सवाल ये है कि हमने अपनी बॉडी को कितना किस चीज़ का यूज़ बनाया हुआ है। अब मैं तो 5 घंटे सोता हूँ ज़मानों से, मैं 5 घंटे में एकदम रिफ्रेश रहता हूँ। अब आपकी बॉडी, आपका माइंड नहीं जानता क्या आप कितने घंटे से हो, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप का क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा यहाँ पे। और आप 2 बजे सोने की बात कर रहे हो, 2 से आप अगर 11 बजे की बात करोगे तो ये बहुत बड़ा टाइम, बहुत लंबा टाइम हो जाता है। अब वैसी ही बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो सोने के आवर्स थोड़े से अपने फिक्स हों। प्लस क्या है, आपका वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप फ़ोन से काम कर रहे हो या उससे कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, तो वो आपकी आँखों पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, जिससे आपको माइग्रेन के भी चांसेस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से कनेक्टेड हैं और उससे भी आपकी स्लीपिंग डिस्टर्ब होती है। एंड ऑफ द डे जो रूटीन है आपका पूरे दिन का, सब उसी में से ही निकालना है। अब ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें सुबह और रात का कोई वो नहीं है। आप 2 बजे सो रहे हो, आप 11 बजे से, अब आप 11 बजे से दिन अपना शुरू कर रहे हो, तो आप 11 बजे के हिसाब से अपनी चीज़ों को लेके चलो। वो आपकी मजबूरी है, वो आपका शौक नहीं है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इन जनरल लाइफ में केवल ओवरनाइट जागते हैं, फ़ोन में या उसमें लगे रहते हैं, काम जो करने काम के लिए नहीं, रील्स के लिए जागता और रील्स देख के उन्हीं चीज़ों को फिर वो करते हैं सर्कुलेट। तो वो सारी चीज़ें, तो आप उसके कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके 2 बजे तक का, रात तक का ना रूटीन बिल्कुल फिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी हेल्थ के लिए। हेल्थ का पैरामीटर्स कभी भी बॉडी बनाना नहीं है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ये मिक्स कर दिए लोगों ने, जिस वजह से इतने इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। फिटनेस एक अलग चैप्टर है। फिटनेस इट मीन्स कि आपको 16 बाइसेप्स कितना, ये सब कुछ नहीं। आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ कैसी है, आपकी बॉडी में मोबिलिटी कैसी है, आपके जॉइंट्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लंग कैपेसिटी क्या है, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर आपकी फिटनेस है। बॉडी बिल्डिंग डिफरेंस होना है, फिटनेस का उससे कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल अलग है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग फिटनेस करने जाते हैं और बॉडी बिल्डिंग उसमें मिला देते हैं। तो यंग जनरेशन तो आजकल मैंने देखा है कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए जाती है, तो उनका फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। सर दरअसल यंग जनरेशन के साथ मेजर इशू यही है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं चीज़ों को लेके, बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए, ठीक। जिसकी वजह से होता क्या है, अब मैं वही वाली बात करूँगा ट्रेनर्स वाली, तो कहीं ना कहीं मार्केट में देखो सब चीज़ें अवेलेबल हैं, उल्टी सीधी चीज़ें, जिनसे उनको लगता है कि कुछ खा के लेके या करके जल्दी बॉडी ग्रो हो जाएगी। बट सर ये बॉडी है, इसका एक प्रोसेस भी है। अगर मैं 30 साल का हूँ तो 30 साल लगे मुझे 30 साल का होने में, ऐसा नहीं है कि 10 साल में 30 साल का हो गया। तो बॉडी भी ऐसी ही चीज़ है। अब आप कुछ भी गलत प्रोडक्ट, गलत ड्रग आप ले लेते हैं, आपने बोलता हूँ मैं अचीव भी कर लिया उस टारगेट को, पर वो इतना टेम्प्रेरी होगा, क्योंकि जो मैच्योरिटी होती है बॉडी में वो बाय द टाइम आती है, सालों साल ट्रेनिंग करने से आती है, तो वो सस्टेन नहीं करेगी। अब जब वो सस्टेन नहीं करती तो आपको मेंटली डिस्ट्रैक्शन आते हैं, क्योंकि आपने वो बात तो ली कर लिया किसी तरीके से, अब लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उसे शो ऑफ के लिए बना रहे हो। सबसे बड़ा इशू यही है कि आप दिखावे के लिए उस काम को कर रहे हो और वो कभी भी सस्टेन नहीं कर सकता। मतलब कवर तो अच्छा है लेकिन मटेरियल अच्छा नहीं है। मटेरियल अच्छा नहीं है। अब आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा ना कि आप कंपटीशन, किसी से भी किसी का कोई कंपटीशन क्यों होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। कि आपको अपने आप को बेहतर करना है ना पीछे से। अब क्या पता अब आपके दाल चावल बॉडी में अच्छा रिजल्ट दें, मेरे को ना दें, तो ये नहीं है ना। तो आपकी बॉडी अलग टाइप से रिजल्ट थ्रो कर रही है, अलग वर्किंग है सारी अंदर की, और मेरा बिल्कुल अलग है। तो अगर मैं इस चीज़ में कंपटीशन में आता हूँ तो वहाँ भी मैं नुकसान लेता हूँ। तो यंगस्टर में सबसे बड़ा मेजर इशूज़ ही यही है कि लैक ऑफ नॉलेज का और शो ऑफ। ये बिल्कुल भी शो ऑफ की चीज़ नहीं है। पहले आपके चीज़ें क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि आप कर क्यों रहे हो। क्योंकि बहुत सही कहा आपने, हर दूसरे लड़का भैया 2 महीने में कैसे हो जाऊँगा, 3 महीने में कैसे हो जाऊँगा, तो वो एक बड़ी गलत। और इसी चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डिसलोकेट हो जा रही है, किसी को कहीं भी इंजरी हो रही है। मैं 16 साल हूँ, मुझे आज तक कोई इंजरी नहीं है, क्योंकि वो एक
पूरी जर्नी है, वो कभी भी नहीं है कि आप रात को सो और सुबह ऐसे उठ जाओगे। तो आप इसको उसी तरीके से समझदारी से आप अपना टाइम दें शरीर को, पहले टेक्निक फॉर्म के ऊपर, उसके बाद वेट लिफ्ट ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा जब आपकी फॉर्म्स ठीक होंगी। इनिशियली जब आपकी फॉर्म्स और टेक्निक्स ठीक नहीं है तो वेट कभी भी उठेगा ही नहीं तरीके से। जो लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम देख के वेट लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं उनके लिए इंजरी के चांसेस तो बहुत बढ़ जाते होंगे। सर यही चीज़ है समझने वाली कि हम लोग या यूथ जिन्हें देखता है उनके बैकग्राउंड को नहीं देखता। वो एक प्रोफेशनल लोग हैं, वो सालों साल से लगे हुए हैं ट्रेनिंग में, उनका अपना एक जीवन गया हुआ है उसके अंदर। आज को देख लिया कि ये कर रहे हैं तो इसे करने से ऐसा कुछ हो जाता है शायद, और उस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं। नहीं होता वो, कभी नहीं हो सकता। बहुत छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, एक्सरसाइजेस, टेढ़ी मेढ़ी एक्सरसाइजेस करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के आर्म्स ज़्यादा बड़े हैं तो उसकी रेंज ऑफ मोशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब कोई लड़का उसको देखेगा तो उसको ये लगेगा कि शायद इस तरीके से करने से इसमें कुछ बेटर आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो ये सारा नॉलेज प्लस जो चीज़ें हमें आसान दिखती हैं ना, मैं आपको बताऊं सीधी सी बात, हम उनकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। कोई मैं किसी को ये बोल दूंगा भाई तू 20 दिन में अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसे बहुत बढ़िया लगूंगा मैं। अब मैं उसे मना कर दूंगा अगर कि यार कुछ नहीं होने वाला इतनी जल्दी, अब होता है, मैं तो ब्लंटली बोलता हूँ कि कुछ नहीं होने का, तो उसे शायद मेरे से बुरा कोई आदमी ना लगे, क्योंकि वो देखता हुई आ रहा, आप समझे मन ना, की बात नहीं, उसका माइंड सेट उसी तरीके से हो चुका है, लोगों ने करा है और ट्रेनर्स ने ही करा है कहीं ना कहीं। आप मार्केट में इतना ज़्यादा आप देखो सप्लीमेंट्स और सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा क्यों गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो हो रही है क्योंकि सिर्फ अपने पैसे बनाने के पीछे, और ये इंडिया में ही है। प्रोटीन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट में है। तो मार्केट कंज्यूमर से है। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर एक 90% मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। अब उनकी क्या डिमांड होती है कि पैसा कम और चीज़ ज़्यादा अच्छी आ जाए, मतलब, लेकिन ये वो खुद भी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं हो सकता कि भाई मैं पैसे खर्चूँ मारुति के और मर्सिडीज ले आऊँ। तो एज इट इज़ उनको उस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए, देखना चाहिए, और फिर वही बात मैं आपको बोलूँगा कि जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ा पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हो तो वो ही आपको ज़िंदगी आपकी अच्छे से चलाने और ख़राब करने वाले वही लोग हैं। तो उस चीज़ का बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह से इनका बिल्कुल पीक एंड चल रहा है बस अब, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को लोग जल्दी ले रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव उसमें कि ये एक्सरसाइज कर लो ऐसा हो जाएगा। जैसे मतलब बहुत जनरल क्वेश्चन बताऊँ मैं आपको कि एब्स की एक्सरसाइज करने से पेट कम हो जाता है। अरे कुछ भी नहीं होने का भाई, कभी नहीं होने का। आपके जैसे बॉडी में और मसल हैं एज इट इज़ एब है। अब फैट परसेंटेज कहाँ से कम होगी? फैट परसेंट तो आपकी जब ही कम होगी ना जब आप अपनी कैलोरिक डेफिसिट में जाओगे। उधर की तरफ नहीं जाते, बस एब्स करवा लो, एब्स कर लेंगे जी फैट कम हो जाएगा। मैं जनरली सुनता हूँ, चाहे वो लड़के हों, लड़कियाँ हों, लेडीज़ हों, कि ऐसा कर लें जी, ये कर लें, इससे ऐसा हो जाएगा। नहीं होता। तो ये क्या है? ये यही तो है, गलत इन्फॉर्मेशन है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कुछ भी लोग डालते हैं और कुछ भी फॉलो कर लेते हैं लोग। तो उनको सही करने के लिए ये मुहिम समझ लो अब आप इसी तरीके से। तो मेरा तो यही रहता, सड़क चलते भी मैं तो लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई डिस्कशन हल्का सा कर भी जाए तो थोड़ा सा उसको हो जाए। हालांकि बेवकूफ़ समझते हैं लोग उस समय मेरे को कि यार पता नहीं क्या बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी को तो स्टेप लेके आगे चलना पड़ेगा ना, भीड़ से अलग रखने के लिए। तो एज इट इज़ है बस। तो क्या मेल और फीमेल की ट्रेनिंग में भी कोई डिफरेंस होता है? नहीं सर, कोई ट्रेनिंग में डिफरेंस नहीं है। स्ट्रेंथ में डिफरेंस हो सकते हैं दोनों के बॉडी टाइप अलग अलग होते हैं, क्योंकि दोनों के पर्पज़ अलग अलग हैं एक्सरसाइज करने के। मेल के अंदर जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जिसे हम लोग बोलते हैं, मसल बिल्डिंग हार्मोन एज इट इज़ फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन होता है। ये भी बड़ा एक मिथ रहता है कि लड़कियां वेट ट्रेनिंग नहीं करती हैं इसलिए कि बॉडी बन जाएगी, ऐसे हो जाएंगे या बल्कि हो जाएंगे। वो इम्पॉसिबल हो नहीं सकता है वो काम। ये चीज़ जितनी जल्दी समझ लें उतना बेटर है कि वो उनके अंदर वो हार्मोन ही नहीं है। अब जो चीज़ मेरे अंदर ही नहीं है वो कैसे डेवलप हो जाएगी, है ना। सेकेंडरी चीज़ क्या है, अब बहुत सारी लड़कियों को भी वो देखती हैं जो मतलब शायद इंडस्ट्री में कुछ गेम खेल रही हैं या एज अ प्रोफेशनल कर रही हैं, वो सब देखिए वो ड्रग्स और वो अलग जोन पे होती हैं। उनसे अपने आप को कभी कनेक्ट ना करें। एक आम लड़की वर्कआउट करे, वेट ट्रेनिंग करे, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा
आज नहीं, आज से 10 साल 15 साल के बाद मिलेगा। सबसे पहले उसकी हार्मोन साइकिल्स बहुत बैलेंस रहेंगी। सेकेंडरी चीज़ उसके जॉइंट्स, मसल हर 30 साल की उम्र के बाद 450 ग्राम मसल मास पर ईयर कम होता चला जाता है फीमेल्स में, जिसके रिजल्ट क्या होंगे अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट सीधे सीधे आपके जॉइंट्स पे होगा। जॉइंट्स जाएंगे तो जो 80 में जाने वाले हैं वो 70 में चले जाएंगे। तो इसी तरीके से वेट एक्सरसाइज करनी इतनी इंपॉर्टेंट है। चाहे वेट ट्रेनिंग आप करोगे तो आप मसल मास मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि क्या है बोन और बीच में क्या है, मसल ही है। टेंडन और उसके बोन के बीच में क्या है, मसल मास ही है बस। मसल मास आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जिसे लोग नहीं देखते। लोग देखते हैं वेइंग स्केल को बस। ये भी एक कहानी है कि वेइंग स्केल बस, वेइंग नंबर कम होना चाहिए, नंबर कम होना चाहिए। वो नंबर किसी का कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मसल जा रही है, चाहे वो फैट जा रहा है, चाहे वो वाटर वेट जा रहा है, लेकिन उनको बस ये लगता है कि हमारा वेट कम हो गया। बस इस पर नंबर कम आ रहा है वेट का तो सही है। ऐसे लोग देखता हूँ कि मतलब एक्सरसाइज करने से पहले वेट लेते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद वेट लेते हैं, और ये पढ़े लिखे लोगों को हाल देखता हूँ मतलब। तो बड़ी देख के वो होती है। आप उनको समझाने चलो तो वेट और फैट दोनों अलग चीज़ें हैं, ये समझें लोग। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के वेट बस वहीं है, अटक गए, लेकिन बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं बहुत निराश लगती है, निराश करती है चीज़। लेकिन ये पॉइंट ऐसा है कि उसको समझाना इस समय पे ये चीज़ का ज़रूरी होता है। आप उसको लेके बैठें, समझाएं भाई कि बॉडी वेट का जो नंबर है वो इन 5 चीज़ों से है। मसल भी है, स्केलेटल भी है, फैट भी है, वाटर भी है, सब चीज़ों से, बोन डेंसिटी से, इनसे मिलके बना हुआ है। अब बॉडी में से अगर सपोज 1 किलो फैट कम होता है और 1 किलो मसल मास बढ़ जाता है तो भी वेट मेरा तो सेम ही रहेगा। वाटर वेट भी अगर घट जाता है, उधर बढ़ जाता है, तो सब सेम ही रहेगा। तो ये चीज़ें जितनी जल्दी क्लियर रहेंगी ना, जितना ज़्यादा क्लियर रहेंगी उतना ईजी हो जाता है। तो सर इसकी अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिटनेस के लिए या फैट लॉस के लिए या मसल बिल्डिंग के लिए? सर अवेयरनेस के लिए सबसे पहली चीज़ तो किसी को भी फॉलो ऐसे ही उठा के मत करें आप, क्योंकि कहीं भी क्या है, मार्केट है, मार्केट में हर तरीके का बंदा है, हर तरीके की बात है। बस हम लोग उस बात को जल्दी मान लेते हैं जो आसान दिख रही है, जो हमारे मतलब की दिख रही है। ज्योतिषी भाई, आप ज्योतिषी को दिखाते हैं लोग कुंडली, तो वो ज्योतिषी बहुत बढ़िया लगता है उन्हें, जो उनके मतलब की बात कर रहे हैं और जो सही बता रहे हैं या कुछ भी XYZ, तो वो चीज़, तो ये भी ऐसे सही है। तो आप उनके लिए उनकी उसकी बात करोगे जो उनको अच्छी लगेगी, वो बहुत बढ़िया। कि भाई मैं बोलूँगा हाँ भाई नितिन 10 मिनट आके ये कर ले और ये हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया लगूंगा मैं आपको। अब मैं बोलूँगा कुछ नहीं होने का, मैं तो बुरा लगता हूँ फिर कि हाँ कुछ भी नहीं होने का जी 10 मिनट से। तो ये चीज़ है, आप किसी को भी उठा के फॉलो ना करें आँख नीच के, स्पेशली कभी भी उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें। आप विकिपीडिया पे पढ़ें उनके बारे में, गूगल की जगह पर, ठीक। और कुछ नहीं है तो ऑनलाइन आपको खुद कोर्सेज मिल सकते हैं, खुद सारी बुक्स मिल सकती हैं। बेसिक साइंस की किताबों में ही मिल जाता है जो बॉडी के सिस्टम के बारे में आपको है, तो उन्हें उठा के पढ़ें तो आपको कभी भी नहीं होगी ऐसी चीज़, क्योंकि आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। भाई ये तो मैं ही खुदा हूँ वाली बात हो जाती है ना फिर, कि मैं जो कह रहा हूँ वही बात सब सही है। तो आप जब तक आप अवेयरनेस आएगी आपकी क्वेश्चनिंग से, क्रॉस क्वेश्चनिंग से, क्वेश्चन कोई करना नहीं चाहता, बस आओ ये करो जाओ। नहीं, जो क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ट्रेनर भी ऐसे हैं कि वो जवाब भी नहीं देना चाहते। हाँ बहुत से ट्रेनर मैंने ऐसे देखे हैं। है, बिल्कुल है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको इस चीज़ को लेके। आप तुरंत उनसे इस चीज़ के ऊपर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग रखो, सवाल रखो ना आप। और मैंने क्या बताया, बॉडी बिल्डिंग वो बॉडी बिल्डिंग सुनाएंगे आपको, क्योंकि आप उनको देख के चल रहे हो। जो बॉडी बिल्डिंग वाले जोन के लड़के हैं, आप उनको देख के चल रहे हो। वो बोलेंगे जहर खाना है तो जहर खाने, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वो जो भी बोल रहे हैं आप उस पर क्वेश्चनिंग करो, तो वो आपका अधिकार है। आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं जवाब मिलेगा तो आपको अपने बारे उसको पता चलेगा ही आपको आपके लिए बेटर है। तो मैं तो हर आदमी से कहता हूँ जितने सवाल हो लाओ, जो उससे आपकी तो चीज़ें क्लियर होंगी और मेरे बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। मैं अपडेटेड रहता हूँ उस चीज़ से। ये कुछ भी उठा के मैं किसी क्लाइंट को बोल दूँ कि भाई ये खाना है, ऐसे नहीं ना खाना है, कोई ज़रूरत, क्योंकि ये भी एक बहुत गलत मार्केट में लोगों में वो रहती है कि जिम जाना है तो प्रोटीन लेना जी, पाउडर है इसमें, ये तो नहीं है वो तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी नेगेटिव हैं। इनको सही कौन करेगा, इनको सही तो हम जैसे लोगों को करना पड़ेगा। अब उसमें हम बहुत लोगों के बुरे भी बनते हैं, क्योंकि हर आदमी क्विकली चाहता है, चाहे वो ट्रेनर है, ट्रेनर भी क्या चाहता है। ट्रेनरों में भी मैं देखूँ तो आपको जो बंदा कोई 1 साल से काम कर रहा है वो 10 साल वालों से कंपटीशन रखते हैं। तो एक पूरा हर चीज़ के पीछे एक पूरी जर्नी है, चलती आती है, वो सालों साल करके कमाई जाती है।
तो उस चीज़ की ही सारी सर वैल्यू है। तो इस चीज़ में तो कभी ना शर्माएं, कुछ भी हो, चाहे वो बात उल्टी सीधी सवाल है, कुछ भी XYZ जो दिमाग में आ रहा है बॉडी से रिलेटेड आप पूछो, ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो खुद इस चीज़ के लिए कुछ चाहता हूँ मुहिम चलाना, जिससे सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड ट्रेनर्स ही मार्केट में रहें, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये ही जिम्मेदार हैं गलत करने के लिए, लोगों के लिए गलत चीज़ों को देने के लिए। कौन कह रहा है? कोई बाजार में तो नहीं बिक रही ना कहीं से भी, सब बैन है कुछ भी चीज़ें ला के, तो यही लोग दे रहे हैं ना। क्यों दे रहे हैं? अपने पैसे बनाने के लिए बस। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी। आप उसको सीधी बात बताओ, बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं एक्चुअल में। प्रॉब्लम ये है कि बस आप प्रोफेशनल होने से, कोई प्रोफेशनल कहने से नहीं प्रोफेशनल हो जाता। वो उसके काम में, उसकी हर चीज़ में दिखता है, ऊपर से नीचे तक उसकी बॉडी लैंग्वेज में चमकता है, तो वे ऑफ टॉकिंग में दिखती है। तो वो सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। और एक अच्छा जिम, आप जहाँ भी जा रहे हैं अच्छे जिम में जाएं, जहाँ कोई भी ब्रांड हो ठीक सा, एटलीस्ट जहाँ आपको पता है कि हाँ यहाँ थोड़े से लोग एजुकेटेड हैं, या यहाँ ऐसी चीज़ नहीं होगी। गली मोहल्ले के देसी जिम्स की तो मैं बात नहीं करूँगा, वहाँ तो सब जिसका जो मन कर रहा है वो करता रहता है, और वहाँ कोई सुनता भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ। तो डिपेंड उसी के ऊपर सारी चीज़ करती हैं। तो ट्रेनिंग वाला पोर्शन एक बहुत बड़ा मेजर गेम चेंजर है उसको। और ये कंज्यूमर के ऊपर मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो लोग हैं वो ट्रेनर्स के अपने, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पे भी एक बहुत बड़ा वो चला हुआ है। पर्सनल ट्रेनिंग ले लिए तो बॉडी बन जाएगी, पर्सनल ट्रेनिंग ले लिए तो ये हो जाएगी। पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब एक आप असिस्टेंस में हो किसी की, कि आपके साथ कोई गलत चीज़ें ना हो, ठीक है। आपका कोई गोल है, आपका टारगेट है, उसके हिसाब से आपको डिस्कस करके चीज़ों को, जो काम आप बहुत सालों में करोगे, होगा नहीं होगा, तो वो एक मॉडरेट टाइम में अचीवेबल हो, तो उतना समझ में आता है मेरे को। मतलब एक गाइडेंस है। गाइडेंस है प्योर, पूरी। तो वो सारी चीज़ हैं, तो उसके उस चीज़ का बहुत ध्यान नहीं देते। सर हमारी आदत होती है फिटनेस को टालने की, जब तक कि हमें कोई मजबूरी नहीं दिखाई दे। तो ऐसा क्या अलार्मिंग पॉइंट हमारी लाइफ में होना चाहिए कि हमें लगे बस यार अब नहीं हो सकता, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा? सर ये आदत केवल फिटनेस के लिए नहीं है, ये आदत ज़िंदगी में हर उस चीज़ के लिए है, जब तक जिससे निभ रही है, जब तक कोई इशू नहीं आते, जब तक कि आप बिल्कुल बोलते हैं ना पड़ी पे काम, बिल्कुल लास्ट पे आके हम लोगों को उस चीज़ को करने की आदत है। तो उसमें से एक चीज़ लोगों ने फिटनेस को ले रखा है कि हाँ जब तक कुछ इशू ना हो तब तक नहीं करते। बट प्रॉब्लम क्या है कि इश्यूज तो क्रिएट अंदर अंदर होने शुरू हो जाते हैं। आपको कुछ भी चीज़, कोई भी दिक्कत एक दिन में तो नहीं आती, धीरे धीरे जनरेट होनी शुरू होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ आपको, भी कोई मुझे एक जनरली कल एक लड़की मिली, बहुत ओवरवेट थी, तो वो फैट होने को शेम नहीं मानती, और उसकी जगह पर एक्सेल कपड़ों के लिए, प्लस के लिए फोटो शूट और इस तरीके से हाँ ये ट्रेंड ये चला ट्रेंड है चला। पिछले ये कुछ बड़ा टाइम। नेगेटिव ट्रेंड है। आपके साथ अगर कोई मेडिकल इशू है तो समझ में आता है मेरे को, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे प्रमोट कर सकते हो? बहुत गलत चीज़ मुझे लगी, और मैंने उसके बात की, तो उसने मेरे को बोला कि सर मेरे साथ तो कोई दिक्कत तो है नहीं। मैंने कहा दिक्कत सब है, सब सामने एकदम आएंगी, और उस दिन आप ज़रूर करोगे जब आपको रियलाइज़ होगा। अब वो रियलाइजेशन पॉइंट तब होगा जब आप देखोगे आपका ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है, तब आप देखोगे आपको स्टमक से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, तब आप देखोगे कि जॉइंट्स में इश्यूज आ रहे हैं बॉडी वेट बढ़ने की वजह से। तो जब भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा तब इसको आप समझोगे। और मेरा मानना यह है कि डॉक्टर तक की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए। इतना आपको खुद के लिए हमेशा से, आपकी बचपन की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती हैं। अगर आप किसी ना किसी स्कूल टाइम से अपने रहे हैं इन्वॉल्व किसी भी एक्टिविटी में, तो 100% किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा ही उसमें इन्वॉल्व रहोगे ही, चाहे वो किसी भी रूप में हो। लेकिन अब फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, स्पेशली जो बिजनेस क्लास लोग हैं, ये सब बिजनेस क्लास लोग हैं, ये सारा इशू देखता हूँ मैं कि वो इस पार्ट को बिल्कुल अपने लास्ट में रखते हैं। उनका एजेंडा सिर्फ बिजनेस, काम 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 काम, पैसा कमाना। लेकिन वो पैसा हॉस्पिटल में ही देने वाले होते हैं फिर बाद में। प्रॉब्लम एक ही है। तो जो चीज़ है भाई, जो हमारे हैंड में नहीं है उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट रिग्रेट तो ना हो ना कि मैं अगर ऐसा कर लेता तो शायद ये चीज़ ना होती, ऐसा कर लेता तो ना होती। लोग हमें भी पागल बोलते हैं कि क्या यार पूरे दिन मन ही नहीं भरता, ही नहीं होता। मन भरने का मुद्दा ही नहीं है। अपने आप से आप प्यार करना शुरू करोगे तो आपको ट्रिगर उसी पल से हो जाएगी वो चीज़, और आप केवल इसको
कौन नहीं चाहता अच्छा दिखना, आप मुझे बताएं। सब अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं चाहते, है ना। तो कोई भी आपका ओवरव्यू आज देखते हैं लोग, आज पूछ लेते हैं पीछे 15 साल लगा है उसके पीछे, तो पीछे लगाने के बाद टाइम जो भी आज देखते हैं लोग या बोलते हैं या इंस्पायर होते हैं, उसके पीछे मेरी तो 15 साल की मेहनत है ना। और आज भी झुकी तू चल रही है कंसिस्टेंटली, छोड़ दूंगा ख़त्म, ये इतनी टेम्प्रेरी है, ठीक। लेकिन हम लोगों को क्या, सारे कंपोनेंट अपने देखने हैं फिटनेस में, सारी चीज़ों के, न्यूट्रिशन के भी, अपने इम्यून सिस्टम के भी, अपने लंग्स के भी, A to Z सारी चीज़ें जितनी आप कर सकते हैं करें। अलार्मिंग टाइमिंग जो आप मेरे से पूछ रहे हो, उसका इतना सा मैं बोलूँ आपको, वैसे तो कोई ऐसा अलार्म टाइम ऐसा फिक्स नहीं है, किसी को किसी की बात से भी लग जाती है, और किसी को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मुंह पे जलील करने के बाद भी उस चीज़ को वो और बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उस चीज़ के लिए, बजाय ये माने कि ये वो गलत है, जो जैसे हैं उसको सही घोषित कर दें। और जो लोग सही हो सकते हैं आप उनको ख़राब कर रहे हो। हाँ। आप मतलब मोटापे को कैसे कोई, मतलब मैं नहीं समझ पाता कि कैसे आप उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो कि कोई बात नहीं, आपको शेम होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेल या डबल एक्सेल कपड़े पहनो, क्यों पहनो भाई, आप एम पहनने को रखो ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें अलार्मिंग सिस्टम का मेजर पॉइंट मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ या लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, तो देखो आप ऐसे भी लोग हैं जो उस चीज़ को कवर अप करेंगे क्योंकि वो करना नहीं चाहते। प्लस इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा है टाइमिंग। टाइमिंग क्या, आप कुछ भी गोल सोचते हो मन के अंदर, तो आप ना बहुत आगे तक सोच के चलते हो, बहुत आगे तक की सोच लेते हो कि 1 साल 1.5 साल, या फॉर एग्जांपल कोई भी टारगेट हुआ, आपने मेरे से डिस्कस करा, मैंने बताया जी इतना टाइम मिनिमम लग जाएगा इसमें। अब शुरू करने से पहले अगर दिमाग में ये चीज़ घुस गई कि भाई 6 महीने है, तो 6 महीने तक का आप माइंड में अपने वो बना लोगे, 6 महीने कैसे होगा, और वो कभी भी अचीवेबल नहीं है। तो इसकी बहुत आसान सा तरीका है, आप अपने पर डे को सुबह उठें और पर डे पे ध्यान रखें बस, कि हर रोज़ आज हमें क्या करना है। बस, सिंपल, कोई और तरीका नहीं है इसका। और कहना कि सोसाइटी में आप जहाँ उठते बैठते हो कोई कुछ नहीं कराता सर किसी को, सब अपने आप ही करते। मेरे मुंह में उठा के कोई नहीं डाल देगा कुछ भी, या पिला देगा या खिला देगा, जब तक मेरी चॉइस नहीं होगी, ठीक। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके की सराउंडिंग में रह रहे हो, कैसे लोगों में उठ बैठ रहे हो, कहाँ से क्या चीज़ें अडेप्ट कर रहे हो। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी ही बारीक चीज़ है कि शुरू करने की इसके अंदर कोई फिक्स वो नहीं है, किसी भी चीज़ से हो सकती है। लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, किसी को पता ही नहीं होगा तो शुरू ही नहीं होगी। अब पुराने लोगों की तरह तो है नहीं शरीर आज की डेट में कि जो शरीर से इतना काम लेते थे कि कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। आज आप छोटी छोटी बीमारियां, मतलब ब्लड प्रेशर 20-20 साल के लड़कों को हो रहा है ना। तो अब मैं अपने घर में देखता हूँ, हमारे दादाजी, हमारे पास, वो हमसे ज़्यादा काम कर लेते हैं आज भी। क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी और न्यूट्रिशन बहुत हाई लेवल पे रहा है शुरू से। अब क्या है, शरीर से अगर मैं बोलूँ तो जिम के जाने के अलावा क्या कर रहा है आदमी, कुछ भी नहीं कर रहा। खाना तक टेबल पे ही आ जा रहा है, वो उसने नहीं बनाना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़राब भी कर रही हैं लोगों को। तो इसीलिए अपने लिए प्रॉपर 24 घंटे का बड़ा टाइम होता है। इसीलिए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि एक्सक्यूजेज होते हैं। अब आपको करना है नहीं करना, 2 ऑप्शन है। करना तो पड़ेगा, आज नहीं करोगे 2 साल बाद करोगे, 3 साल बाद करोगे, तो ये करना तो पड़ेगा अपने आप को ठीक रखने के लिए। बट जितना ज़्यादा जल्दी कर लो उतना बेटरमेंट है, उतना बेटर है। तो सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं एक अच्छे न्यूट्रिशन के लिए, या अपनी डाइट से हटा सकते हैं उनको। सर सबसे पहले आती है पानी। पानी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक बीमारी को बनाने में पानी का सबसे मेजर रोल रहता है। पानी की कमी, पानी बहुत कम पीते हैं हम लोग, 1 गिलास 2 गिलास पी लिया तो सर्दियों में तो वो भी नहीं होता। अब ऑर्गन्स आपके ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। जब ऑर्गन्स ड्राई होते हैं तो उनको फोर्सफुली काम करना पड़ता है। फोर्सफुली काम करेंगे तो वो फेल भी उसी से ही होता है। तो इसीलिए पानी की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। पानी आप रेगुलर बेसिस पे, अब बोलते हैं कि 5-6 लीटर आप ग्लास के हिसाब से रख लो ना। सपोज दैट एक बोतल आपने ले ली 1 लीटर की, आप रखो, पियो, 10 सेकंड ले आओ। इसी तरीके से हो सकता है, और कोई इसका वो नहीं है, क्योंकि आप अपने काम में सब भूल जाते हैं आज की डेट में, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। दूसरी चीज़ें आती हैं जो अवॉइड करने वाली हैं। एक मंचिंग नाम का वर्ड है कि जो दिख गया उठाया और खा लिया, वो सबसे ज़्यादा गलत है।
क्योंकि हमको पता नहीं है उसमें क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जब तक किसी चीज़ के बारे में ना पता हो, या तो आप बिल्कुल बेधड़क के हाँ कुछ आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप थोड़े भी सिंसियर हैं चीज़ों को लेके, तो आप हर चीज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी और ब्लरी, मतलब डेप्थ में नहीं, थोड़ी चीज़ें उसके बारे में पता रखें। भाई कितनी कैलोरी हैं, कितना कार्ब है, फैट है, उसके बारे में थोड़ा आइडिया रखें। बहुत एक्सट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक इस वजह से भी लोग डाइट वाइट नहीं कर पाते हैं, अपना न्यूट्रिशन नहीं सुधार पाते, क्योंकि उनके दिमाग में एक प्रोटीन, फैट और कार्ब, ये 3 चीज़ें ऐसे घूमती हैं। क्या कैसे रखना, कितना कैलकुलेशन, ये एक टिपिकल काम है एक आम आदमी के लिए नॉट इजी, लेकिन जितना इजी है वो तो करा जा सकता है। तो आप अपनी जो डाइट है हाई कार्बोहाइड्रेट से शुरू करें सुबह की। सबसे पहली कार्बोहाइड्रेट में भी 2 तरीके के होते हैं, एक आपके सिंपल कार्ब्स और एक आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स में आप जैसे फॉर एग्जांपल वाइट राइस हो गया, ये हमारा सिंपल कार्ब है। ब्राउन राइस हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब है। दोनों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स में डिफरेंस रहते हैं तो सिंपल कार्ब जो है वो इमीडिएटली बॉडी में ब्रेक हो जाता है, और हमें जो ज़रूरत होती है सुबह वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो थोड़ा सा ब्रेक होने में बॉडी में टाइम लगता है, इसके न्यूट्रिशन को 3 से 4 घंटे लगता है। तो एज इट इज़ सुबह हाई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइट सबसे पहली हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मील है पूरे दिन की, और 90% लोग उसे ही सबसे ज़्यादा गलत। अब तो मैंने ऐसे भी देखा इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। इतने सालों में मैं आपको बताऊं डाइट्स को लेके धंधा बन गया, मैं लिटरली बताऊं तो आपको। और डाइट्स का ना, सारी डाइट उठा लेना आप जितनी, बहुत तरीके की डाइट है मार्केट में। हर डाइट का कंक्लूजन सिर्फ एक ही है, कैलोरिक डेफिसिट। सेकेंडरी कोई चीज़ नहीं है। अब इतनी तरह तरह की डाइट हैं, जिन्हें शुगर नहीं है उन्हें शुगर हो जाता है। क्यों हो रहा है? कीटो डाइट की वजह से हो रहा है। आपकी इंसुलिन एकदम हाइक मारेगा ना जब आप बिल्कुल छोड़ दोगे खाना, फैट खाए जा रहे हो। ये 2013-14 में करी थी मैंने, कराई है लोगों को, तो तभी मेरे को समझ में आ गया कि इसमें ये इशू आ रहा है। तो हर डाइट का कंक्लूजन एक कैलोरिक डेफिसिट है। अब ये कोई डाइटिशियन, कोई न्यूट्रिशनिस्ट कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये आपकी ज़िंदगी का दिनचर्या डिसाइड करेगा कि आप अपने न्यूट्रिशन में कैलोरिक डेफिसिट कैसे रहेंगे, पूरे दिन का आपका काम क्या है, कैसे कैसे, उसके अकॉर्डिंगली। और फैक्ट बताऊँ ना तो बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, सारी कॉम्प्लिकेशन दिमाग में है। दैट्स इट, ईजी है, अपने आप को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब हम लोग क्या है, अपने आप को या अपनी बॉडी को ऑब्जर्व नहीं करते कि क्या खाने से, क्या पीने से, बस बोल देते हैं जी ब्लोटिंग हो रही है, कल ये खा लेते हैं। आप इसको ऑब्जर्व करो ना, क्या चीज़ से क्या नेगेटिव बॉडी में इम्पैक्ट आ रहा है। एकदम से नहीं समझ में आएगा, आप महीना लगाओ अपनी बॉडी के ऊपर। आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो एक दिन में तो नहीं आ जाती ना, चलाते आपको फिर ऐसा आ जाती है कि आपको, हाँ आप बैठ के एकदम पैक भी ऐसे कर लो। एज इट इज़ आप बॉडी को अपनी रीड करें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, और लोग इसको बिल्कुल भी नहीं करते। लोग मुझसे पूछते हैं कि पूरे साल ऐसे कैसे रह लेते हो। मैं पूरे साल इसीलिए ऐसे रह लेता हूँ क्योंकि बहुत आसान है रहना, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बॉडी के बारे में जानता हूँ। आपकी बॉडी के बारे में आपसे बेटर कोई नहीं जानता, और आपको बेटर पता है आप कब क्या कर रहे हो, जिससे क्या दिक्कतें हो रही हैं। बस सुनना किसी और के मुंह से चाहते हो। ठीक, तो उस चीज़ के ऊपर सबसे छोटा सा काम है, अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने खाने को ऑब्जर्व करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व करें। हैबिट ही डिसिप्लिन लाता है, क्योंकि ना कोई मोटिवेशन नाम का वर्ड होता है, सब कुछ ज़ीरो हो जाता है अगर आपकी हैबिट ठीक नहीं है। हैबिट सही होंगी, डिसिप्लिन आएगा, डिसिप्लिन होगा, मोटिवेशन परमानेंट रहती है, तो और कुछ नहीं है। सेकेंडरी चीज़ आ जाती है, आप प्रोटीन को ले लेते हैं। जैसे प्रोटीन बॉडी का सबसे मेजर मसल बिल्डिंग ब्लॉक है, आपके नाखून से बाल तक प्रोटीन का बना हुआ है। अब इसमें भी अलग अलग तरीके के मिथ हैं बाज़ार में, किसी के किडनी फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे या आप यूरिक एसिड को ले लेते हैं, यूरिक एसिड प्रोटीन से नहीं बढ़ता। तो सेकेंडरी चीज़, अब प्रोटीन एक न्यूट्रेंट है, उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब वो अंडा भी हो सकता है, वो पनीर भी हो सकता है, वो एक सप्लीमेंट भी हो सकता है। सप्लीमेंट मार्केट में अब क्या रहता है, सप्लीमेंट को लेके लोगों को यह है कि वे प्रोटीन है या आइसोलेट प्रोटीन है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स मार्केट में अवेलेबल है।
अब प्रोटीन को लेकर लोगों को लगता है कि ये या तो कुछ जादुई चीज़ है, ऐसा कर देगा। वो ऐसा कुछ नहीं होता। सप्लीमेंट का मतलब है सप्लीमेंटेशन, जो आपकी नेचुरल डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई सप्लीमेंट लेने से ही बॉडी बनती है, बिल्कुल गलत बात है ये। क्योंकि माइंडसेट है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, नहीं पैसे खर्च कर सकता, तो वो तो कभी सही नहीं होगा ना फिर। अब लेकिन ये घुसा दिया जाता है, टीवी पे देखे या कहीं वीडियो में देखे कि हाँ भैया प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सप्लीमेंट से आएगा ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। आप डाइट से पूरा कर सकते हो। किसी भी बंदे के बॉडी वेट जितना मिनिमम प्रोटीन तो उसे अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए, जो कुछ नहीं करता उसको। 1.5 ग्राम इंटू बॉडी वेट और 2.2 ग्राम इंटू बॉडी वेट मिनिमम आपको मसल बिल्डिंग के लिए लगता है, ठीक। क्योंकि आप घिस रहे हो शरीर को, तो उसकी रिपेयर करने के लिए आपके न्यूट्रिशन में प्रोटीन का मेजर रोल है। अब बाल, आपको छोटी सी बात बताऊँ, बाल तक टूटने का एक बड़ा इशू जनरली रहता है आजकल। उसमें भी सबसे पहले डेफिशिएंसी प्रोटीन की ही है, ठीक है। तो प्रोटीन का आप न्यूट्रिशन कहीं से भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप पनीर ले सकते हो, आप दाल ले सकते हो। और आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। रेड मीट अवॉइड करना है। रेड मीट बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है उसका। तो प्रोटीन सप्लीमेंट सिर्फ जब ऐड करें, आप किसी के कहने से ना करें, तब आपकी डाइट से ना पूरा हो। नेचुरली आप कंप्लीट नहीं कर और पा हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है भाई। फिर तो वो आदमी सही रहेगा ही नहीं ना, जो नहीं खर्च कर सकता 4-5 हज़ार रुपये महीना का। तो इसीलिए अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनके रेशो हैं 2:1:1। 2 टाइम बॉडी वेट जितना प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट 1 पे, देन फैट पे। बैलेंस चलता रहेगा, आप मेंटेन रहोगे। तो हमें ऑब्जर्व करना है जो हम खा रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन मिल रहा है, हाँ, कितना कार्ब मिल रहा है, कितना फैट मिल रहा है, राइट। और बहुत 100 ग्राम की हर किसी चीज़ के पीछे लिखा हुआ होता है। और एक बहुत हिडन चीज़ होती है जो लोग पढ़ते नहीं है, इंग्रेडिएंट। सबसे खतरनाक चीज़ है वो हर किसी चीज़ की। जैसे आप उसे उठा लो, बिस्किट को ले लो, आप न्यूट्री चॉइस ले लो या गुड डे ले लो, लिखा है उस पर क्या, कैश्यूज़। 0.1% भी उसमें कैश्यू का कुछ नहीं है, 0.1% हुई केवल। और 99.99% शुगर, मैदा और ये सब मिक्स है पूरा। वो कहाँ से जानोगे आप जानोगे उसके इंग्रेडिएंट कॉलम से। वो कोई नहीं देखता। इंग्रेडिएंट का ही रोल है भाई, बन तो इंग्रेडिएंट से ही रहा ना। अब आप पीनट बटर बड़ा ट्रेंडिंग है अब। पीनट बटर आप कोई भी उठा लो, उसके अंदर आपको ऑयल भी मिलेगा, दुनिया भर की चीज़ें, नमक भी है, ये भी है। 100% जिस पीनट बटर के पीछे इंग्रेडिएंट में पीनट बटर, पीनट्स के अलावा कुछ और लिखा है, वो सब बकवास है। तो सर पीनट बटर के ऊपर मैंने बहुत कंट्रोवर्सी देखी है, बहुत लोगों के अलग अलग टाइप के इसलिए हैं जी कि जो जिसकी ब्रांडिंग कर रहा है उसे वो बेचना, सीधी सी बात ये है। आपको मैं बात करूं अगर पानी की, फॉर एग्जांपल, अब पानी के अलावा इसमें सब कुछ है, तो चीज़ यूजलेस है ना ये। पीनट बटर अच्छा न्यूट्रिशन है या नहीं है? कई लोग उसको अवॉइड करने को कहते हैं, कई लोग उसे खाने को कहते हैं। खाने के लिए किसी भी चीज़ की एक्सेसेस बुरी होती है। आप बिल्कुल खा सकते हैं, आप मूंगफली भी तो खा ही रहे हैं ना, पीनट तो पीनट ही है। लेकिन उसके इंग्रेडिएंट के बारे ऊपर मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, आप एक 100% नेचुरल जो पीनट बटर होगा, पहली चीज़ तो वो टेस्टी नहीं होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात। वो रॉ मूंगफली जैसा लगेगा आपको खाने के अंदर। ये सेकेंडरी चीज़, आप कोई भी इसमें पीनट बटर्स में भी फ्लेवर्स आ गए हैं, ठीक है, चॉकलेट है, अजीब अजीब से नाम से और अजीब अजीब फ्लेवर जो सुनने में बड़े अच्छे हैं और लोग उनको ज़्यादा खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो टेस्टी हैं। और हेल्दी चीज़ कभी टेस्टी नहीं हो सकती, इतनी सी बात है। आप किसी भी उठा लीजिए, तो सिर्फ पीनट बटर खाने में कोई बुराई नहीं है। आप 100% पीनट से बना हुआ होना चाहिए वो, बस, और कुछ नहीं है। 100% नेचुरल होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्योंकि बाज़ार में तो पिछले 5-6 सालों में एक होड़ लग गई है हर प्रोडक्ट की, केवल इसी की नहीं, पीनट बटर की ही नहीं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे आप BCAAs हों, चाहे आपके प्री वर्कआउट में हों। जो लोग जानते भी नहीं थे, अब से पहले की एक्सरसाइज नहीं करते थे लोग, डिपेंडेंसी कर ली इनके ऊपर, डिपेंड हो गए इन चीज़ों के ऊपर, तो ये ड्रग ही हैं फिर। तो क्या कोई ऐसा सप्लीमेंट है जो आपकी नज़र में सिर्फ एक सप्लीमेंट ऐसा है जो ले लें तो बाकी को लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या कोई बेसिक जो लगता हो कि एक्सरसाइज में ज़रूरी है? सर सप्लीमेंट लेने की ही ज़रूरत नहीं है अगर आपकी डाइट बैलेंस है। तो कैसा, कौन सा ऐसा सप्लीमेंट
है जो हमारी नॉर्मल डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा है? सर उसके लिए वही बता रहा हूँ ना मैं आपको पूरे दिन फॉर एग्जांपल 100 ग्राम आपने प्रोटीन इंटेक रखना है। अब 100 ग्राम को मैं डिवाइड कर लेता हूँ अपनी 5 मील के अंदर। एग्जाम्पल के लिए अब मैंने अंडे लेने हैं भाई, डिपेंड ऑन अंडे के साइज़ पे 3 से 4 ग्राम होता है। अब मैंने 6 अंडों की अपनी 3 मील कर ली, या 10 अंडों की 10 अंडे तक खाए जा सकते हैं एक बार में। तो 30 60 90 ग्राम प्रोटीन मेरा मोटा मोटा सा इधर से इंटेक पूरा हो जाता है। चलो कोई नहीं खा सकता तो कम कर ले। सेकेंडरी चीज़ क्या है, आप उस नंबर को कभी ना देखें कि इतने बताए हैं। कोई भी पहले दिन दूसरे दिन नहीं कंज्यूम कर पाएगी बॉडी। एक बॉडी की भी मेमोरी है, वो उसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाएगी, लेकिन उससे पहले लोग छोड़ देते हैं। क्या ऑब्वियस बात है, आप दाल रोटी खाने वाला आदमी के अंदर अगर एकदम से अचानक से ये चीज़ें जाएंगी तो सारी चीज़ें थोड़ा सा सिस्टम हिलता है। तो उसमें आप अंडों को कम कर लें, मील ज़्यादा बढ़ा लें अपनी, ठीक है। आप दाल ऐड कर लें, दाल नहीं पनीर ले लिया फॉर एग्जांपल, 100 ग्राम पनीर में 21 ग्राम प्रोटीन निकलता है। अगर वो पनीर फुली क्रीम नहीं है तो फुल क्रीम में आपको फैट भी साथ में उसका आ जाता है, तो आप डबल टोन मिल्क का बना सकते हो। तो वो लीन प्रोटीन का एक वो सोर्स हो गया, और आपने 3 टाइम अगर अंडों की मील कर ली, इनफ है, आपका इसी में पूरा हो गया। और एक और चीज़ कि खाने को लेके ऐसा नहीं कि गंदा खाना खाएं, लेकिन इंडियन ही हैं हम और बचपन से हम यही सब चावल दाल, तो ये एक बहुत गलत तरीके का मार्केट में वो है। खाना चाहिए, कोई ऐसा वो नहीं है जो कि लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं कि नहीं। अब से पहले भी यही चीज़ें चलती आ रही थी। जब शरीर से कुछ नहीं करोगे तो हर एक चीज़ नुकसान ही देगी, चाहे वो दाल हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो चावल हो, कुछ भी चीज़ हो XYZ। तो अपने आप को एक्टिव बनाए थोड़ा सा। जब आप एक्टिव हो गए, सारी चीज़ें डाइजेस्ट भी होंगी और आपके ऊपर दिखेंगी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट में। तो अब करना नहीं है, लेकिन तो उसी के नतीजे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन शक्लों पे दिखेगी आपको लोगों के, ठीक। रीज़न क्या है, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन करना कुछ नहीं है। ये सर बैलेंस का काम है, हर चीज़ की एक कीमत है। अब ये तो आपने चूज़ करना है, ये चाहिए तो ये देना पड़ेगा। अब दोनों तरफ हाथ में इधर मिठाई रखी है और इधर मेरे कोई भी न्यूट्रिशन मील रखी है, तो ये मेरा डिसीज़न है किधर जाना, टोटल मेरा डिसीज़न है। ये कहना कि होता नहीं है, होगा नहीं, सब एक्सक्यूज है। अब ये चाहिए तो भाई इसके लिए तो देना पड़ेगा, बस इतनी सी चॉइस है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू विक्रम सर हमारे शो में आने के लिए और हमसे थैंक यू। इतनी सारी बातें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को और व्यूअर्स को हमारी बातें पसंद आई होंगी और इस चीज़ का फ़ायदा वो अपनी लाइफ में भी उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और क्रॉस क्वेश्चनिंग करें जितना कर सकते हैं जी, वो बहुत ज़रूरी है, शर्माए ना पूछने में।